उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में सबसे अलग होती है। केंद्र की सरकार का रूप स्वरूप भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश तय कर देता है। लोकसभा में 80 सीटों का योगदान उत्तर प्रदेश देता है, इसलिए लड़ाई भी सबसे विकट उत्तर प्रदेश में होती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 80 में 80 सीट जीतने का जतन करके चल रही है। उसके लिए जद्दोजहद कर रही है, उसके लिए अपने कार्यक्रमों को शेप दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो लोग उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा की कैंपेन के, भाजपा की रणनीति के, समर नीति के दो सबसे बड़े चेहरे रहेंगे। जुलाई से लेकर अगले वर्ष चुनाव से कुछ पहले तक प्रधानमंत्री हर महीने उत्तर प्रदेश में होंगे किसी न किसी कार्यक्रम में। उसी में जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला के मंदिर का लोकार्पण भी शामिल होगा। टिफिन पर चर्चा, महासंपर्क अभियान, ये सब कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। और वो 14 सीटें जो 19 में उसने जिनको जीतने से भाजपा रह गई, उन 14 सीटों के लिए भाजपा ने अपने देश भर के बड़े बड़े राजनीतिक योद्धाओं को जिम्मेदारी सौंपी है। एक बड़ा रणनीतिकार, एक सीट, कि भाई आप इस पर मेहनत करिए अभी से, ताकि ये जो 14 सीटें छूट गई ये भी भाजपा के फोल्ड में लाई जा सकें। एक तो स्थिति ये, और दूसरी तरफ है विपक्ष। विपक्ष में सबसे बड़ा स्वर है समाजवादी पार्टी का, स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है, अखिलेश यादव ने नारा दिया है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। अब ये नारा इस मामले में थोड़ा अलहदा है कि इसमें सपा अपनी जीत की कामना नहीं कर रही। वो इस नारे में ये कामना कर रही है या ये उत्तर प्रदेश की जनता से ये आग्रह कर रही है कि भाजपा को 80 में 80 हरा दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाजपा से लड़ने के लिए, निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल तक अपने वॉलंटियर्स को खड़ा करने की कोशिश शुरू की है। अभी 2 स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर लगा के पार्टी आई है। और जातिगत जनगणना, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी अपने तर्कश का सबसे बड़ा तीर मानती है। हालांकि उसी जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों के भीतर एक 15 दिन का पूरा अभियान चलाएगी, रेला मेला। यानी कांग्रेस भी वहां अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी, पूरा मैदान सपा के लिए खाली नहीं छोड़ेगी। और इसी में 2 विपक्षी दल और हैं समाजवादी पार्टी के अलावा, बसपा और कांग्रेस। अब कांग्रेस की स्थिति ये कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा कांग्रेस सपा के साथ अलायंस करेगी, बातचीत चल रही है। कोई कह रहा कांग्रेस बहन जी की पार्टी बसपा के साथ अलायंस करेगी, बातचीत चल रही है। और ऐसा बहुत कम लोग कह रहे कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। बसपा क्या करेगी, इस पर मोटे तौर पर बाकी विपक्षी दल इस बात से सहमत है कि बसपा की रणनीति संभवतः ऐसी कोई नहीं होगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई स्ट्रेटेजिकल समस्या पैदा हो, रणनीतिक असुविधा पैदा हो। ऐसा समाजवादी पार्टी तो खुले मंच से कहती ही है। लेकिन हाँ, चूंकि बसपा के पास वोट है, 12-13% वोट तो गई गुजरी हालत में भी है, इतने बुरे दिनों में भी, तो 12-13% वोट का शिफ्ट होना इधर उधर किसी भी पार्टी को लाभ है और किसी भी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है।
निकाय के चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी इस बात को कई बार दोहरा चुकी कि बसपा ने समाजवादी पार्टी को हराने की सुपारी ले रखी। अब सुपारी ली कि पान खाया वो तो पार्टियां जाने, लेकिन ऐसा आरोप लगता रहा। तो बहुत विकट युद्ध होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये बात तय है कि अगर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है बड़े बहुमत के साथ, तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड समर्थन सीट के रूप में भाजपा को मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को भी अपनी प्रासंगिकता अगर रखनी है तो उसे लोकसभा में कुछ चमत्कार करके दिखाना होगा। पहले जैसा प्रदर्शन लोकसभा में सपा का इस बार भी अगर रहा तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल और ज्यादा मुश्किल दिनों की शुरुआत हो सकती है। इम्तिहान में जितने परीक्षार्थी बैठते सब कहते हैं हम टॉप करेंगे, हम पास होंगे। क्या होगा क्या वो तो रिजल्ट के बाद पता लगता है, इसलिए मैं उस पर कोई आक्षेप किसी के लिए नहीं करता। सबको यही कहना चाहिए हम 80 जीतेंगे, ठीक। लेकिन आपको क्या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण देखने के बाद आपकी सामान्य राजनीतिक समझ अभी क्या कह रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य क्या रह सकता है लोकसभा में? इस बात में कोई संदेह नहीं और कोई विवाद भी नहीं कर सकता चाह कर भी कि भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जातीय, सामाजिक और मजहबी तीनों एंगलों का सबसे बड़ा गठबंधन अगर देश की धरती पर कोई हो सकता था तो वो सपा और बसपा का था, ठीक। और उसमें अजीत सिंह की पार्टी भी जोड़ ली थी तो वो 76-77% वोट को अपने साथ समाहित करता था कागज पर। उस प्रचंडतम गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश का जनादेश जो रहा 2019 में, और अब 24 के लिए आपने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा भगाओ। क्या जब 19 में सब एक हो गए नहीं, तब स्थिति ये बनी कि 5 आप जीते 10 बहन जी। कपिल जी, इस बार ऐसा क्या है जिससे आप इतना उत्साहित है, आशान्वित हैं? मुन्ना खान साहब जी, आपकी पार्टी के लिए दो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। कुछ लोग कह रहे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, कुछ लोग कह रहे नहीं मायावती के साथ होगा। कांग्रेस क्या कह रही है? मैंने सोचा कांग्रेस के मुंह से सुनूं। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है? जो मुन्ना खान साहब ने वक्तव्य दिया जिस हौसले के साथ, वो हौसला भारत के लोकतंत्र की खूबी है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं, और वो भी अपनी बात से सहमत नहीं होंगे अंदर से। कपिश बाबू भी सहमत नहीं होंगे, कोई भी सहमत नहीं होगा जो भी सुनेगा, लेकिन टीवी पे अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, लेकिन सहमत कोई नहीं होगा, ठीक। लेकिन भारत का लोकतंत्र साहस देता है, अखिलेश यादव को भी साहस देता है कि 80 हटाओ हराओ। वो भी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं, लड़ाई इस पर करनी कि हम 5 में ऐसा ना हो 3 हो जाए या 5 की 10 हो जाए, ठीक। कांग्रेस जानती है कि भाई अब सपा या बसपा किसी का हाथ नहीं पकड़ा तो फिर सीट जीतना ही मुश्किल। कहा जा रहा खड़गे जी रायबरेली से आज गए तब पूरे हिमालय हिल जाएगा। रायबरेली में तो खड़गे जी को कौन जान रहा है? जब अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया प्रदेश ने, तो आप बता रहे हो खड़गे जी आ जाएंगे? मतलब खड़गे जी को जान रहा है? एटा इटापा मैनपुरी, जसराना, खिमसेपुर, बकेवर, पटरौना, कुशीनगर, कौन जान रहा खड़गे जी? उनकी फोटो नहीं देखी लोगों ने। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब ये सोच लो अगर खड़गे आ गए तो मोदी के लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी ने कहा, मैंने कहा भैया किस दुनिया में रहते हो? राहुल गांधी से बड़े नेता हैं खड़गे जी? नहीं ना। उनने यूपी छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? छोड़ दी। फिर मुन्ना खान ने, अभी नहीं, मुन्ना खान साहब को याद हो न हो, पहले 3 इलाके गांधी पट्टी कहे जाते थे। कपिश बाबू आप भी सुन लो, क्योंकि आपका भी पता नहीं अलायंस हो जाए तो डिफेंड करना होगा। रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर भी। सुल्तानपुर कब गांधी पट्टी से बाहर निकल गया, वहां आपका कोई झंडे बैनर नहीं रहा क्या? आपको पता ही नहीं लगा? अमेठी निकल गया, अब रायबरेली बचा है। वहां से खड़गे को लड़ा दो और चाहे
रामलाल को लड़ाओ। बड़ा संकट है खैर उत्तर प्रदेश में। आलोक वर्मा जी, आप कह रहे हो मिशन 80, सपा कह रही है कि भाई 80 हराओ, भाजपा भगाओ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करना चाहिए। बहुत टिप्पणी करेगी तो वाचालता की श्रेणी में आ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में उसको कुछ करके दिखाना है, तब उसको बड़े वचन बोलने की पात्रता हासिल होगी। 2% वोट पर बड़ी बात मत बोलिए। लोकतंत्र का मतलब यह भी नहीं कि पीस पार्टी का हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा भी मत माहौल पैदा करिए। एक बार करके दिखा दीजिए, 20-22% वोट तक आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो बात फिर जमेगी। उसमें आपकी वाणी में ताकत आएगी। मुन्ना खान साहब, अभी तो ये थेतराई लगेगी, अभी बोलेंगे थेतराई लगेगी। अभी केवल बोलने की पात्रता अखिलेश यादव की पार्टी के पास है। यह अलग बात है कि बीजेपी की उनसे ठीक दूनी सीटें हैं विधानसभा में, फिर भी वो 111 सीट जीत कर आए, वो बोलने की पात्रता रखते हैं। 1 सीट बसपा ने जीती, 2% वोट आपका। अभी नहीं, कुछ दिखा दीजिए तो बात है। अध्यापक भी बच्चों से यही कहते, भाई नंबर लाके दिखाओ। तो लोकतंत्र में तो यही इम्तिहान है। शैलेंद्र दुबे जी, जनवरी में तारीख 14 हो या 22 हो, राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। 7 दिन तक पूरे देश में एक साथ कार्यक्रम चलेंगे, सारे बड़े मंदिरों में। ठीक, मेरी समझ से सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम से भी कई गुना ज्यादा बड़े फलक पर ज्यादा भव्यता और दिव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। एक ही समय पर देश के हर मंदिर में जिस वक्त रामलला की मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठापित हो रही होगी, उस वक्त कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, स्वाभाविक है इसका, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। स्वाभाविक है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर होगा। कपिल जी, क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जिसके लिए आप रथ यात्रा ने, वो जन जागरण यात्रा शुरू की आपने, वो गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि अब आपकी देखा देखी या कुछ भी कह लो, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि थोड़ा पानी पड़ जाए, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो हम भी महीना भर जातिगत जनगणना पे उत्तर प्रदेश में शहर शहर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे। प्लेंटिफ कौन है, सेंटिफ कौन है, इससे कोई मैसेज नहीं जाता। ठीक, इसका कोई मैसेज नहीं होता। मुकदमे में 1000 पक्षकार हो, हु केयर्स, वो विषय नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी अपनी दृष्टि साफ करनी होगी, चश्मा पोंछना होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्लेंटिफ है कौन नहीं प्लेंटिफ है। श्रेय आप लो या नहीं लो, रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठापित होगी, पूरा विश्व देखेगा। सपा कहने से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। आंखों देखी बात आदमी मानेगा कि सपा की बात सुनेगा कि प्लेंटिफ कौन था। इसलिए ये नहीं, इसीलिए राजनीतिक तौर पर गलती हो जाती है। 12 में समाजवादी पार्टी को अभी तक अंतिम जीत मिली थी, 12 से हो गया 24 में चुनाव है। सोच लीजिए 12 दूनी 24। अगर 24 में आपका पराक्रम नहीं दिखा तो पार्टी के काडर को सस्टेन कराना मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब चीजें तो छोड़ दो आप। ठीक, जो शहर शहर में लड़का है ना जुड़ा हुआ, वही भाग जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है इसको, क्योंकि जीत चाहिए राजनीतिक दल को। जीत नहीं, आप जिता नहीं सकते तो फिर प्लेंटिफ के भरोसे थोड़ी राजनीति चलेगी भैया। ठीक बात। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के पीछे खड़े होकर भाजपा अगर कोई लाभ लेना चाहे तो वो उसकी क्या बता रहे, ताबूत में आखिरी कील होगी। एक दूसरी चीज, जातिगत जनगणना जिस पर नीतीश बाबू ने जोर दिया तो वहां कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब अखिलेश जी उसके लिए अभियान चला रहे हैं और उनके पीछे पीछे कांग्रेस भी चल रही है। बड़ी हैरानी की बात, 2022 का चुनाव जब हो रहा था शैलेंद्र बाबू, तो यही वाक्य कहे जा रहे थे, भाजपा की पोल खुल गई, भाजपा की लुटिया डूब गई, जनता त्राही त्राही कर रही है, हाहाकार मचा है।
अब जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। कुछ नेता कह रहे थे भाजपा को भगाने का फैसला कर लिया जनता ने, बस ईवीएम खुलने का इंतजार है। जब ईवीएम खुली तो पता लगा 39 साल बाद रिकॉर्ड टूट गया। उत्तर प्रदेश में 38-39 साल में कोई मुख्यमंत्री लगातार दोबारा अपनी पार्टी को जिता के नहीं लाया, वो भी पलट गया। लेकिन वक्तव्य भी यही थे चुनाव से पहले, आप उठा के देख लेना कि लुटिया डूब गई, बीजेपी की पोल खुल गई, कांच की हांडी दिस हो गई, दैट हो गई। लेकिन कभी से रुकना होगा। उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हुए, 14, 17, 19, 22। चारों चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा पराजित हुई और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से जीती। शैलेंद्र जी, तो फिर जो 22 में जो यही सब बातें थी कि बर्बाद हो गई, पोल खुल गई, भाजपा की कलई खुल गई, नहीं 80-20 के नारे भी थे। अभी हाँ। 80-20 के नहीं तो इस बार मुन्ना खान अभी रुको, शैलेंद्र दुबे जी, यही बातें थी, यही तर्क मैंने सुने थे, यही भाषण थे, जिसको लोग रेवड़ी गजक क्या बोलते हैं, वो चीज काम करती है। लेकिन वो तब काम करेगी जब आप उस ऑर्बिट में खुद को खड़ा कर लें। उसके बाद एक उदाहरण देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा, ठंडे दिमाग से सब लोग समझेंगे तो सब दलों के लिए फायदेमंद बात है। 19 के चुनाव से पहले भाजपा वाले कह रहे थे कि भाई 6,000 रुपया शायद साल में या 12,000 जो भी किसान निधि ठीक दे रहे थे सरकार। राहुल जी ने कहा, कांग्रेस ने, मुन्ना खान साहब आप गौर सुनो, 72,000 देंगे। अब 12-72 बहुत बड़ा अंतर था। मनोविज्ञान कहता है पूरे देश को राहुल गांधी की पार्टी को वोट देना चाहिए था। कहां 6,000, कहां 72,000, नहीं, लेकिन वोट नहीं दिया। दक्षिण के 3 राज्य छोड़ दीजिए तो पूरे देश से कांग्रेस को 23 सीटें मिली। ठीक, क्यों नहीं भरोसा किया देश ने आपकी बात पर? कर्नाटक में आपकी बात पर भरोसा कर लिया कि आप ये जो 5 लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं इनको आप पूरा कर देंगे, क्योंकि वहां आप और भाजपा में संघर्ष था। ठीक है, आपको वोट दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं किया। कल प्रियंका जी जबलपुर में थी, परसों सबने देखा होगा, हर चौराहे पे हनुमान जी का गदा लगाया गया था। क्या आरती में हनुमान जी बना के एक आदमी खड़ा किया गया साथ, बजरंगबली? क्या वो नहीं समझ आया? अब पूछ रहे हो बजरंगबली भावनाओं पर धार्मिक बातों क्यों करते हो? गजब कर, मैं दोनों हाथों में लड्डू रखोगे? आपके पास नैतिकता नहीं है। आप किस आधार पर भाजपा से कहोगे बजरंगबली? आप तो गदा लिए घूम रहे हो, आपके में क्षमता नहीं है आप में वो। इसलिए ऐसे सब हास्यास्पद बातें हैं, इससे बड़ी मजाक बनती है पार्टी की। ऐसा मत करिए, प्रियंका जी को फॉलो करिए। वो रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर जा रहे हैं कि नहीं? डीके शिव कुमार ने बोला कि नहीं बोला कि हर जिले में, कपीश बाबू आप भी सुन लो क्योंकि 72 अलायंस में आप भी हो, बोले हर जिले में सरकार हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी। ये विकास की बात थी? ये विकास की बात है? नहीं, पूजा संस्थान बनेगी, गजब बात करते हो, बनेगा, गुरुद्वारे बनेगा। अरे कहीं तो नैतिकता रखो यार, कि बिल्कुल थेतराई करने पे आमादा हो। किसी हिंदुस्तान में किसी राजनेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सरकार हर जिले में मंदिर बनवाएगी। सरकार ने तो अयोध्या में भी मंदिर नहीं बनवाया, भारत सरकार का 1 रुपया उसमें नहीं लगा। वहां तो शिव कुमार कह रहे हम बनवाएंगे, सरकार हर जिले में मंदिर बनवाएगी और सुंदरकांड का पाठ कराएगी। आपको नैतिक अधिकार है क्या? नहीं है। इसलिए या तो आरती में शामिल होइए और नहीं तो शांत रहिए। या तो कांग्रेस अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में शामिल हो, वरना शांत रहे। अब वो राहुल गांधी वाला फंडा नहीं चलेगा। राहुल गांधी कहें कि मुस्लिम लीग जिंदाबाद और प्रियंका जी करें हर हर महादेव जय बजरंगबली, ये नहीं चलेगा। एक लाइन लेनी होगी मित्र। कपिल श्रीवास्तव जी, राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, वो राम का उपयोग भी करना, राम से मेरा मतलब भारत की सनातन संस्कृति, उसको एक नाम दे दिया मैंने, ठीक, उसका उपयोग करके लाभ भी लेना चाहते हैं और वक्त पड़े तो साइड में खड़े होकर दूसरा नारा भी लगाना चाहते हैं। तो दोनों काम तो नहीं हो सकते। एक लड्डू तो छोड़ना पड़ेगा, एक चुन लीजिए।
आप गदा लेकर घूमो तो ठीक, दूसरा अयोध्या में रैली करे तो सवाल ठीक, आप नैमिषारण्य में करो कहो हम तो पूजा करने आए, यज्ञ करने आए, शंखनाद करने आए असुरों के संघर्ष विनाश के लिए, तो ठीक। ऐसा तो ठीक नहीं है। मैनपुरी के चुनाव को सपा अपनी विजय न कहे, वो मुलायम सिंह जी के लंबे राजनीतिक करियर को श्रद्धांजलि थी। ठीक, चुनाव आजमगढ़ में हुआ, वो चुनाव था सियासी रस्साकशी थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां से नेताजी नहीं कपिश जी अपने, वहां से नेताजी जीते, वहां अखिलेश जीते। रामपुर 45 साल, कितना 45 साल से आजम खान का गढ़, यानी अखिलेश जी के जन्म से थोड़े समय बाद से ही गढ़, वहां कांग्रेस, वहां ध्वस्तीभूत हो गई समाजवादी पार्टी। ये इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। खैर शैलेंद्र दुबे भाई, उस पर एक टिप्पणी में जरूर चाहूंगा, जो वो कह रहे हैं कि शैलेंद्र दुबे गलत बयानी कर रहे हैं 200 सीटों वाले मसले पर। मैं कहूंगा एक आरटीआई लगा दो चुनाव आयोग में, हमेशा के लिए रट्टा खत्म करो। क्या एक कभी से अपने आप इजाजत नहीं बोलने की, क्या जिसमें सपा का ये भी खत्म हो तर्क, या तो ये जीत जाएंगे या पराजित हो जाएंगे। आरटीआई लगाओ भाई, आलोक वर्मा आप ही किसी से लगवा दो, नहीं मुन्ना खान साहब आप लगवाओ, बवाल काटो, जिसमें नहीं तो शैलेंद्र भाई आप लगाइए। ठीक, कि उस आयोग से पूछिए क्या 2022 के चुनाव में, अरे रुको भाई, 200 सीटें 1000 या 500 जो भी है बता रहे, उससे कम, उससे हारी है समाजवादी पार्टी ने। वहां से जो मोहर लग के आए उसकी एक कॉपी हमको भी भेजो, तब चर्चा करेंगे। ठीक, और अव्वल तो इस बात का कोई मतलब नहीं, विजय सोनकर शास्त्री लोकसभा का चुनाव जीते 10-20-50 सीट से सैदपुर से, 5 साल सांसद रहे, इसमें कौन सी नई बात है। आप 1000 वोट से हारे तो क्या जीते में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं ना, ये कोई तर्क थोड़ी ना होता। नहीं, हारे तो हारे, लोकतांत्रिक व्यवस्था। खैर आलोक वर्मा जी, मैं इस बहस में आपको नहीं लाता कि 200 सीटें कि थी कि 150 थी कि 100 थी, वो आरटीआई में अब मेरे ख्याल से 10 रुपया में काम हो जाएगा, तो काय को समय खराब करें। कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से 2-4 होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब कौन सी एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, राज्य वाली लगेगी कि केंद्र वाली लगेगी, और अगर हाँ तो 14 वाली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 19 में क्यों नहीं लगी, और 17 वाली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 22 में क्यों नहीं लगी, ये तमाम सवाल उलझा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कपिश बाबू अब छोड़ो, अब हो गई बस, एक बात समझ लो, सपा के इस विषय पर मैं ना हैरान हूं ना नाराज हूं, उनको अधिकार है। कई बार क्या होता है, मान लो लड़के के नंबर कम आए, क्या अब मोहल्ले वाले आगे बोले गुड्डू क्या रहा, तो या तो बाप ये कहे कि मूर्ख है, या ये कहे कि नहीं इस बार वो दादी बीमार थी तो उनकी सेवा में लगा रहा है, फिर इसे बुखार भी आ गया इम्तिहान के दौरान, वरना लड़का है तो होशियार, आगे करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, कोई भी पार्टी अपने कैडर को क्या बताएगी, ये तो नहीं बताएगी कि हम सारी सीटें इतने बड़े मार्जिन से हारे, नहीं ना। कभी जी अब आंकड़े नहीं कोई झुटला सकता, इसलिए बहस में मेरे साथ नहीं उलझो, इन लोगों से उलझो, हमसे नहीं ना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक आंकड़ा रखता हूं, उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे आप कोई, सब लोग गूगल देख लो ना, शुरू कर दो तब भी। 2019 के चुनाव में 220 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ऊपर से जीती। अब वहां क्या करो, गठबंधन, जाति गणित, फलाना ढिकाना सब कर लो, तब भी क्या करो, 79 रहेंगे ना। तब कांग्रेस कह रही कि जी इस बार तो लुटिया डूब जाएगी। एक कहावत का अपभ्रंश कर दिया, बोले का हमने कहावत पढ़ी, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। किसी ने यहां उसको अपभ्रंश कर दिया, बोले तीसरी बार नहीं चढ़ती। नहीं, कहावत के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, ये तो और पाप। कहावत तो कहावत रहने दो। मसला ये नहीं, मसला ये कि मैं बहुत गंभीर होकर कह रहा हूं, ये मेरी सलाह भी है, मेरा अपना अनुभव के आधार पर। समाजवादी पार्टी अगर 24 में अच्छा प्रदर्शन करके अपने काडर को ये भरोसा नहीं दिला पाई कि उसके साथ लगे रहिए, वो 27 में पराक्रम कर सकती है, तो लिख लीजिए, मेरी बात आज बुरी लगेगी लेकिन लिख लीजिए, आपकी पार्टी जिलों में खड़ी नहीं रह पाएगी।
हमको मत बताइएगा कि हमने वो दौर देखा था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा थोड़ा बहुत दौर, ठीक। वही मैदान, वही घोड़े हमने भी देखे, आपने भी देखे। इसलिए निवेदन के साथ कह रहा हूं, एक जीत आपको चाहिए। बसपा ने जीतना बंद कर दिया तो घटती गई, कुपोषित हो गई। और बसपा में ऐसा तो नहीं ना कि कोई उनको कोरोना हो गया था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्यों खत्म हो गई? जीतना बंद हुआ, लोग भाग गए। जीत नहीं सकते तो आपके साथ क्यों रहे भाई? आप कोई रथ निकालो, क्यों रहेंगे आपके साथ? और हमसे तो दूसरी पार्टियों के भी मित्र लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई साहब भाजपा में किसी को बोल दो तो भाजपा ही ज्वाइन कर लूं क्या? बोले इधर तो लगता नहीं कुछ होना है। ये होता है, स्वाभाविक है। आप कैडर को रोक नहीं पाएंगे। और व्यक्तिगत नाराजगी और तीखापन, तेजाब, इस सब से बचना चाहिए राजनीति में। वो आपकी हताशा को दिखाता है कि आप हताश हो रहे हैं। और ऐसी टिप्पणियां नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे अभी मुन्ना खान भाई ने कहा था कि भाजपा खत्म हो गई या खत्म हो जाएगी 24 में। क्या अब इस बात पर कोई भरोसा करेगा? नहीं ना। पता नहीं, वो लोग इतिहास भी नहीं आप लोग पढ़ते हो। जब उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुन्ना खान, क्या संजय गांधी, बंसीलाल, विद्याचरण, ओम मेहता, इन सब के नाम आपने गूगल में पढ़े होंगे। जब ये सब चुनाव हार गए थे, क्या तब भी 120 सीट जीती थी कांग्रेस दक्षिण के भरोसे। क्या आप लोग बता रहे हो भाजपा खत्म हो गई? 220 सीट जीत कर आई है 50% से ऊपर के वोट से। आपको अंदाज ही नहीं। कह रहे जी हम खड़गे जी को लड़ा देंगे। बताइए, खड़गे जी के लड़ने को फर्क पड़ रहा है? जब महावीर प्रसाद थे उत्तर प्रदेश में, तभी काशीराम और मायावती के इमरजेंस हुआ और कांग्रेस सतह पर चली गई। महावीर प्रसाद नेता नहीं थे? वो भी नेता थे। क्या हुआ? दलितों ने उनको नेता माना? नहीं, वो तो मायावती को माने। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जातिगत जनगणना एक प्रयोग है, करके देख रही समाजवादी पार्टी। सिक्का चल जाएगा तो जय जय। लेकिन जो स्थिति उसकी बिहार में हुई और बिहार की सरकार ने फिर जो ठंडा रुख अपनाया, उससे लगता है कि शायद वो तासीर उसमें नजर नहीं आई जातिगत जनगणना में। क्या वरना जिस दिन हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि नहीं जातिगत जनगणना आप नहीं कर सकते, तो उस दिन तो वक्तव्य आया था कि नहीं, कोर्ट कुछ भी कहे जातिगत जनगणना जारी रहेगी। कांग्रेस ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में करेंगे जातिगत जनगणना के लिए सम्मेलन। कांग्रेस के इस वचन में और प्रामाणिकता आ जाए, अगर जहां वो सरकार में है वहां जातिगत जनगणना करा दे। नहीं, कर्नाटक में करा दीजिए, जय जय हो जाएगी। लोग मान लेंगे कि हां भाई प्रामाणिकता है, जो मेरे हाथ में है वहां मैंने कर दिया। कर्नाटक में आप हनुमान जी का मंदिर बनवाओगे, अमेरिका में कहोगे मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या तो हनुमान जी के साथ हो लो या दूसरे तरफ बोलो। एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा मित्र। घालमेल से नुकसान हो रहा है और मुझे लगता है बसपा को भी हम लोग अंडरमाइन नहीं करें। इस बात से कपिश भाई भी सहमत होंगे। बसपा को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। 12-13% वोट स्ट्रेटेजिकली जिताने के लिए न ठीक सही, हराने के लिए तो है ना पर्याप्त बहुत सारी सीटों पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 2014 से अब तक जितने चुनाव हुए उसमें बसपा ने हमको हराया सुपारी लेकर। अब सुपारी ली, पान खाया, वो मुझे नहीं पता, बट 12-13% वोट का दाएं या बाएं जाना एक बड़ा घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोशिश इस बात की करना चाहेगी कि उसका वोट शेयर 50 के आसपास जाए, ताकि किसी भी तरह के अलायंस या टेक्टिकल अलायंस
सीधा गठबंधन या प्रच्छन्न गठबंधन के समीकरणों से वो अपने को परे कर पाए। अब देखना ही होगा कि भाजपा इतना कर पाती है कि नहीं। और समाजवादी पार्टी के लिए अपने अस्तित्व की घोषणा के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में उनको ये बताना होगा कि हम भाजपा का विकल्प हैं, तो इसके लिए सपा को कम से कम 25 सीट चाहिए, तब आप ये बता पाएंगे हम भाजपा के विकल्प हैं। 2, 4, 5, 7, 8, 10 सीटों से ये बात नहीं बनेगी। धन्यवाद।